चलिए दोस्तों, यहाँ पर यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर से हिंदी के कुछ सेलेक्टेड जो प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपी टेट में भी इनको पूछा जाता है। तो यहाँ पर लगभग टॉप 20 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइबर देखकर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सिर्फ कंटेंट देखकर ही आप यूपी टेट की तैयारी कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, यहाँ पर यथोचित की अगर बात करें तो भैया ये जो दो शब्द से मिलकर बना है, ध्यान रखिएगा, यथा प्लस उचित, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, यथा प्लस उचित। और दूसरा प्रश्न भी बन जाता है कि ये कौन सी संधि है? ये आपकी गुण संधि है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये गुण संधि है। देखिए, गुण संधि में क्या होता है, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर ओ बना देते हैं, तो यथोचित हो जाता है। ये ध्यान रखिए, गुण संधि है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। और जो भी क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और जब आप यूपी टेट की परीक्षा देकर आएंगे तो लगभग 60 से 70% प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, डंकी की चोट पर कह रहा हूँ। आप परीक्षा देकर आइएगा, उसके बाद जो भी मैं बात करूँगा आपसे, तभी मैं बात करूँगा कि जितना मैंने दावे किए उतने ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। तो चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ निःशुल्क मिल जाए, तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे तत्सम की बात की जा रही है। देखिए, तत्सम की यहाँ पर बात करें तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सर्प। सर्प ही तत्सम है, ध्यान रखिएगा। सर्प शुद्ध संस्कृत शब्द है और इसका जो तत्सम है, ये सर्प बोला जाता है। अगर हम इसकी तद्भव की बात करें तो दो प्रश्न बन सकते हैं। कभी कोई पूछ लिया जाता है तद्भव कौन सा है इसमें, तो सांप हो जाएगा इसका तद्भव, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दाल रोटी में कौन सा समास है? मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को दोस्तों बताया था, आपको कहीं पर भी ये आपको चिन्ह देखने को मिल जाए या आपको और दिखा मिल जाए, और लगा दिखा मिल जाए, तो आप आंख बंद कर कर लगा दीजिएगा, वो आपका हो जाता है द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा, मैंने पहचानने की ट्रिक भी आपको यहाँ पर बता दी थी। द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। दाल और रोटी, इनमें दोनों पद समान रूप से क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वो आप भूल जाएंगे, सिर्फ चिन्ह पहचान कर आप लगा दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, निश्चित का विलोम शब्द क्या है? निश्चित मीन्स होता है, हम सभी जानते हैं, और इसका विलोम शब्द की अगर बात कर ले तो भैया सीधी सी बात, हम इसको अनिश्चित लगा देंगे, शुरुआत में आ लगा देंगे, यानी वो निश्चित नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें एक और प्रश्न बन जाता है, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? जो देखिए, तो यहाँ पर अन उपसर्ग लगा है, जिसको जोड़कर विलोम शब्द यहाँ पर बनाया गया है, अन उपसर्ग, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर क्या रहा, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो भैया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलज। ध्यान रखिएगा, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलज, यानी जल में जन्म लेने वाला, ठीक है ना। जल में जल यानी जल में जन्म लेने वाला, वो इसका जलज होता है, कमल बोलते हैं। बाकी अगर हम बात करें बाकी बात करें जो आपका बारिद है, पयोद है, नीरद है, ये सभी क्या हैं, ये बादल के पर्यायवाची। कभी कभी पूछ लिया जाता है बादल का पर्यायवाची कौन सा है, बारिद, पयोद और नीरद, ये आपके बादल के पर्यायवाची हैं, और कमल का जलज आपका पर्यायवाची है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप मेरे जितने भी वीडियो अभी तक चैनल पर अपलोड किए गए हैं अगर आप देखेंगे, तो मैंने बताया था मेरा, मेरा और मेरी करके आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगाएंगे। जैसे मेरा हवा, मैंने कभी आपने नहीं सुना होगा मेरा हवा, मेरी हवा सुना होगा, ठीक है ना, तो स्त्रीलिंग के तौर पर। मेरी शिक्षा, मेरा शिक्षा, आपने कभी मेरा शिक्षा सुना है? नहीं सुना है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी शिक्षा सुना होगा, तो ये क्या, स्त्रीलिंग है। मेरी सेना आपने सुना होगा, मेरा सेना नहीं सुना होगा, तो भी ये क्या, स्त्रीलिंग है। मेरी दही, मेरा दही सुना होगा आपने, मेरी दही नहीं सुना होगा, तो ये क्या आपका पुल्लिंग हो जाएगा।
ठीक है ना, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये डी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? मैंने कारक को लेकर आपको बता दिए थे, कारक के चिन्ह, कर्ता, कर्म और ये कैसे पहचानना है। मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र कौन सा कारक है, पत्र को लेकर आपको बताना है। तो पत्र क्या है? कर्म कारक है, कर्म कारक है, ठीक ना। क्रिया यानी का सीधा फल किस पर पड़ रहा है? यानी पत्र पर पड़ रहा है। और कर्म कारक की विभक्ति भी आपको पता होना चाहिए। इसकी विभक्ति क्या होती है? को होती है। मैंने पत्र लिखा, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ पर लुप्त है। मैंने पत्र लिखा, तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। और इसकी विभक्ति क्या होती? को होती, ये ध्यान में रखना, क्योंकि क्रिया का जो जो सीधा फल किस पर पड़ रहा है? पत्र पर पड़ रहा है, जो लिखा है, ठीक है ना। चलिए, लिखा क्या? क्रिया। चलिए, अगला है जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द। तो भैया सीधी सी बात है, जो पढ़ा ना जा सके यानी अपठनीय बोलते हैं। अगर ऑप्शन नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका अर्थ होता जो पढ़ने के योग्य ना हो, ठीक है, अपठनीय। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में अंतस्य व्यंजन कौन से? देखिए, अंतस्य व्यंजन की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो भैया हम सभी जानते हैं अंतस्य व्यंजन कौन से होते हैं। या, ला, वा, ये रट लीजिएगा। अंतस्य व्यंजन कई बार यूपी टेट में पूछा गया। तो ये होते हैं आपके या, रा, ला, वा, ठीक है ना। इनको अंतस्य व्यंजन कहते हैं। और उसमें संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 में, अत्याचार। अत्याचार में शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो भैया सीधी सी बात है, और मैं यही प्रश्न वही रख रहा हूँ जो आपके यूपी टेट, ध्यान रखिएगा, यूपी टेट के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। हर बार यूपी टेट की परीक्षा में, जब तक 2011 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षा यूपी टेट की हुई है, ये प्रश्न आए ही हैं। कहीं पर भी इनको यहाँ पर नहीं छोड़ा गया। तो अत्याचार में अति आपका क्या है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, अति। और अगर इसकी हम संधि विच्छेद की बात करें तो अति प्लस आचार हो जाएगा। अत्याचार का संधि विच्छेद का अगर पूछ लिया जाए, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार हो जाएगा। उपसर्ग की बात करें तो भैया अति हो जाएगा, ठीक है ना। और अति प्लस आचार कौन सी संधि होती है? ये हम सभी जानते हैं, अण संधि होती है। बाकी आपने पढ़ा ही होगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो भैया आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, अत्यधिक यानी कहा जाए प्रिय होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर बहुत प्यारा होना, ये दोनों भी यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। अत्यधिक सुंदर होना नहीं, अत्यधिक प्यारा होना, ठीक है ना, यानी बहुत प्यारा होना, सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द की भैया सीधी बात करें, जिसको हम भाव से प्रकट करें उसको हम बोलते हैं भाव, यानी भाववाचक संज्ञा। तो सीधी सी बात है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यह शब्द व्यक्ति की अवस्था को लेकर यहाँ पर कहा गया है, वो उस पर बुढ़ापा आ गया है, तो भाव। चलिए, अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। उसने खाना खाया और सो गया, इस प्रकार किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, यहाँ पर और लगा हुआ है। उसने खाना खाया और वो क्या हो गया? सो गया, ठीक ना। तो जिसमें और लगा है तो वो आपका क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाता है। दो स्वतंत्र यहाँ पर उपवाक्य हैं, एक आपका ये हो गया और ये उसने खाना खाया एक हो गया, सो गया एक हो गया, लेकिन बीच में और लग गया, तो ये संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा, ठीक है। जो और योजक से जुड़े होते हैं उनको संयुक्त वाक्य ही के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की अगर हम बात करें तो भैया हम सभी जानते हैं परीक्षा, बी हो जाएगा, परीक्षा यहाँ पर हो जाएगा, बी के साथ चले जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने है, प्रश्न संख्या 15वां है। मातृभाषा, मातृ शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सी ऐसी विधि है जो प्रयोग नहीं किया जाता? वो डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि होती है, जिसमें इसका प्रयोग, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस विधि में सीखने के दौरान केवल लक्ष्य भाषा
का जैसे हिंदी का उपयोग किया जाता है और ये मातृभाषा वर्जित होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। हाँ चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, एक मुड़की। हाँ, बालक धीरे धीरे चलता, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है भैया? देखिए बालक धीरे धीरे चल रहा है, तो हम सभी जानते हैं ये क्या है, क्रिया विशेषण। देखिए वैसे तो विशेषण है, अभी बोल दिया जाए तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो भैया ये क्रिया विशेषण में आ जाएगा। तो धीरे धीरे दौड़ता है ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, और इसकी विशेषता ढंग से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, भाषा के मूलभूत कौशल कौन से हैं? भाषा के मूलभूत कौशल कौन से हैं? तो ये है आपका पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये सभी क्या है? भाषा के मूलभूत कौशल हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की बात की गई, मैंने आपको अभी बताया था, मेरा और मेरी कर आप इनको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर सीधा राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, कहानी, ठीक है ना। स्त्रीलिंग शब्द कहानी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आज के वीडियो का, और स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भैया स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत, सु प्लस आगत आपका हो जाएगा। और ये कौन सी है? यण संधि है, जिसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाता है? बा बन जाता है। तो सु प्लस आगत यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। टॉप 20 प्रश्न यहाँ पर सेलेक्ट किए गए। वीडियो कैसा लगा हो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 20वां, किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भैया हम ई शब्द का प्रयोग हुआ है, तो भैया देखिए भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, इनमें सभी में ई शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय की अगर बात करें तो देखिए भारत प्लस आपका ई हो जाएगा, राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्र प्लस ई हो जाएगा, जातीय की बात करें तो जात प्लस ई हो जाएगा। ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पर यूपी टेट 2026 के एग्जाम के लिए सेलेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया था। सेलेक्टिव प्रश्न है, और जब आप परीक्षा देकर आएंगे आपको और वही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के क्लासेस देखने को मिलें और आप सफलता पाएं यूपी टेट 2026 के एग्जाम में।